जय हिंद दोस्तों, आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल समापन विद्यापीठ में तहे दिल से स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग समापन बैच 2025 के अंतर्गत कक्षा 12वीं की हिंदी साहित्य का प्रथम पाठ पढ़ने जा रहे हैं। तो एक बार पुनः हम लोग पाठ्यक्रम पर नज़र डालें, लेकिन उससे पहले महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि आखिर जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पाठ्य पुस्तक, उसका अर्थ क्या है। कक्षा 12, ये देखिए कक्षा 12वीं, और यहाँ पर देखिए दिगंत का अर्थ, और दिगंत का अर्थ क्या है भैया। पहले बात समझिए, साहित्य एक क्या है। कहीं पर पूछा जाता है कि साहित्य क्या है, तो वहाँ पर लोग घबरा जाते हैं कि साहित्य क्या होता है। साहित्य पढ़ लेते हैं, कहानी किस्से कविताएं, कई सारे ऐसे तत्व को अध्ययन कर लेते हैं, लेकिन वे कभी वर्णन नहीं कर पाते हैं कि साहित्य किसे कहते हैं। उन्हें परिभाषित करना होता है तो सोच में पड़ जाते हैं। लेकिन साहित्य सिंपल से शब्दों में आप कहिए, आसान भाषा में कहिए, साहित्य जो है हमारे समाज की परछाई है, या कहिए कि साहित्य जो है कि हमारे समाज की दर्पण है। समझ है ना। यहाँ तक तो बात आ गई, लेकिन अब हो गया कि भाई कि दिगंत क्या होता है। तो दिगंत, आखिर ये जो पाठ्य पुस्तक है इसका तो कोई अर्थ रहा होगा, इसी के तो कोई नाम नहीं रख दिया गया होगा। भाई दिगंत है, मान लीजिए कि दिगंत ना होगा कुछ और होता। समझ है ना। मतलब कई तरह होता है, आरोही अरोही, नभ को छू लो, ये सब कई तरह किताब का आप देखिएगा रहता है। लेकिन दिगंत क्या है भाई। तो दिगंत शब्द संस्कृत के दृंग और अंत शब्दों से मिलकर बना है। दिगंत से जुड़े समझे तो उसका मतलब होता है, दिगंत का मतलब हो जाता है भैया दिशा की छोर या अंत, आकाश की छोर या क्षितिज। अब क्षितिज क्या कहते हैं, जहाँ पर धरती और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं, लेकिन वे दोनों आपस में मिल नहीं पाते हैं, उसी को हम लोग क्षितिज कहते हैं। या आँख का कोना भी कह सकते हैं क्षितिज को, दिगंत को। बात समझे ना। चारों दिशाओं, 10 दिशाएं, बात समझे ना। तो इस तरह की बात है। तो दिगंत का अर्थ हो गया भैया दिशा की छोर, समझ रहे ना, दिशा की अंत। तो समझिए। तो यहाँ पर हम लोग का, अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को पहले नाम से स्पष्ट हो गया होगा नाम का अर्थ क्या होता है भैया। देखिए, मैं बात बारंबार कहता हूँ कि देखिए पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है, समझ है ना, कोई भी पढ़ा देगा। लेकिन मैं कहता हूँ कि पढ़ने से पहले सोचिए कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, इसका अर्थ क्या है। बात समझ है ना, समझे। तो देखिए एक बार पुनः आप लोग को पाठ्यक्रम तो मैं बता दूं कि हमारे जो इंस्टा आईडी है उस पर आप लोग पर्सनली कमेंट किए हैं, तो कुछ स्टूडेंट हैं उनको मैंने प्रोवाइड कर दिया हूं, और ऐसे भी उनका जो मैं कमेंट सेक्शन में मैं प्रोवाइड कर दे रहा हूं आपको, क्या बोलते हैं, PDF 1 बाई 1, जिसे कि आप अपना लिख सकते हैं प्रिंट कराकर। वहाँ पर पता तो होना चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है। बात समझे ना। ये पाठ्यक्रम के अनुसार आप लोग पढ़िएगा, किस तरह के प्रश्न आते हैं, बिल्कुल नए परीक्षा स्वरूप के आधार पर उसको मॉडिफाई किया गया है। तो मुझे आप लोग से बार बार कहना है कि आप लोग एक बार उसको देख लीजिएगा, और नहीं भी है तो आप लोग समर्पण विद्यापीठ का जो इंस्टा ID है उस पर आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर आपको प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। या कोई ऐसे दोस्त आपके जुड़े होंगे, उनसे मांग लीजिएगा। बात समझे ना, ठीक है। तो अब हो गई बात कि हमारे जो पाठ्यक्रम है 12th का, वे 2-3 क्रम में बटे हुए हैं, गद्यखंड, काव्यखंड, प्रतिपूर्ति। अब तीनों का अर्थ क्या होता है भैया। तीनों का तो पहले मैं एक बार बता दूं, लेकिन फिर उससे पहले भी मैं बताया था जब पाठ्यक्रम में उसका वर्णन कर रहा था, व्याख्या कर रहा था कि किस तरह का आया जाएगा, प्रश्न आएंगे, क्या है नहीं है रूपरेखा के अंतर्गत। तो देखिए काव्य खंड, कहीं देखिए ये इसी को काव्य खंड है, कहीं पर खंड काव्य लिखा गया है। बात समझना ना। तो वह काव्य समझना जिसमें किसी महान व्यक्ति के जीवन की किसी एक विशेष समझना, एक विशेष घटना, समझना, घटना का चित्रण होता है, वर्णन होता है, समझना। या उसी को ऐसे भी आप कह सकते हैं कि खंड काव्य साहित्य में प्रबंध काव्य का एक रूप है, जीवन की किसी घटना विशेष को लेकर लिखा गया काव्य खंड कहलाता है। बात समझे ना। तो इसमें कई तरह जो होता है कि समझे ना, मानव के बारे में लिखा जाता है, किसी व्यक्ति विशेष के बारे में लिखा जाता है, समझे ना। और काव्य का मतलब समझ लीजिए, काव्य का अर्थ क्या होता है। काव्य वह वाक्य रचना है जिससे चित्त किसी रस या मनोवेग से पूर्ण होते हैं। बात समझे ना। तो कई तरह की बात होते हैं, और काव्य के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है
बात समझ ना। आखिर अब काव्य का वास्तविक अर्थ क्या है, इसको तोड़िएगा तो काव्य का काव्य खंड है तो काव्य जोड़ खंड है, तो काव्य का वास्तविक अर्थ क्या है भैया, कवि की विशेषताओं से युक्त, प्रशंसनीय, कथनीय, समझे ना। तो ये हो गए हैं, समझे। अब काव्य खंड समझ लिए, गद्य खंड समझिए। गद्य खंड क्या होता है, बात समझे ना। तो गद्य वह लेखन है जिसमें व्याकरण के नियमों का पालन किया जाता है लेकिन मीटर का ध्यान नहीं रखा जाता। अब साहित्य में पढ़िएगा आप, जब बीए कीजिएगा या एमए पढ़िएगा तो उसमें आपको पढ़ने को मिलेगा, बात समझे ना। गद्य में बातचीत और कथन की प्राकृतिक शैली होती है, समझे ना। और देखिए जो भी हमारे जो निबंध होते हैं, संस्मरण होते हैं, लघु कहानी होते हैं, समाचार पत्र होते हैं, पत्रिका होते हैं, उपन्यास होते हैं, समझ लेना, वे सब जो होता है भैया किस में लिखा जाता है, गद्य खंड में। इसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, गद्य को हम लोग प्रोज कहते हैं और काव्य खंड को हम लोग क्या कहते हैं भैया, पोएम या पोएट्री कहते हैं, बात समझ ना। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को गद्य खंड में और काव्य खंड में पता चल गया होगा। इसमें काव्य खंड में क्या होता है कि कवि के किसी मतलब विशेष मतलब क्या बोलते हैं, विशेष जीवन काल को चित्त का वर्णन किया जाता है, बात समझ है ना। और इसी में देख लीजिएगा एक प्रतिरूपी होता है, प्रतिपूर्ति होता है, समझे ना। तो प्रतिपूर्ति का मतलब देखिए, इसका तो मतलब यही बता रहा है, गूगल से मैंने देखा, किसी अन्य के लाभ के लिए खर्च की गई राशि की वापसी, बात समझ है ना। तो एक बार इसको थोड़ा सा ज़्यादा नहीं है इसमें, समझ है ना। ऐसे भी इसका जो है ना कि 15 से 20 नंबर आते हैं साहित्य से, बात समझ है ना। तो एक आप लोग पढ़ सकते हैं, आपको मन में रुचि हो तब, अदरवाइज आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है व्याकरण खंड पे, बात समझ ना। लेकिन दुर्गा पूजा बाद हम लोग व्याकरण भी पढ़ेंगे, उससे पहले हम लोग इसको शुरू किया जाए। तो आज चलिए अब हम लोग चलते हैं अपना केंद्र बिंदु पर। बातचीत बालकृष्ण भट्ट जी का है। तो बालकृष्ण जी भट्ट के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं, बात समझ ना। गद्य लिखना भाषा को सार्वजनिक करते जाना है, रघुवीर सहाय कहते हैं, बात समझ ना। तो एक बार देख लेते हैं थोड़ा सा बालकृष्ण जी के भट्ट के बारे में। देखिए जन्म कितना है भैया, 23 जून 1844 को हुआ है, निधन 20 जुलाई 1914 को हुआ है। निवास स्थान क्या है भैया, इलाहाबाद हो गया, उत्तर प्रदेश। माता पिता पार्वती देवी एवं बेनी प्रसाद भट्ट, पिता एक व्यापारी थे और माता एक संस्कृत महिला जिन्होंने बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा जगाई, बात समझ। तो ये उनका हो गए, रचनाएं हो गए, बात समझ ना। तो इनके बारे में एक बार कवि के बारे में जो परिचय बताया जाएगा उसमें आप लोग को पढ़ने को मिलेगा। कवि के बारे में परिचय वाला में एक अलग सेपरेट प्ले लिस्ट बनाया जाएगा, बात समझ ना। देखिए बातचीत एक ऐसा माध्यम है जो कि दो आदमियों के बीच में नज़दीकियों बढ़ाती है, बात समझना, दूरियां भी बढ़ाती है। बातचीत आपके अनुकूल हो तो दो आदमी परस्पर मिल जाते हैं और ना हो तो दो परस्पर आदमी एक दूसरे से जुदा भी हो जाते हैं, समझे। तो देखिए बातचीत अलग अलग तरीके का, अलग अलग उनका पैमाना होता है। कहने का मतलब एक नया अनजान लोग एक अनजान से जब बातचीत करते हैं तो पहले उनकी बातों को सबसे संक्षेप शब्दों में जानने का प्रयत्न करते हैं, फिर धीरे धीरे अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद बात बढ़ती है तो अपना मन की बात को कहते हैं। तो और बातचीत जो होता है एक शादी विवाह में हम लोग के यहाँ होता है, बिहार में भी एक शादी विवाह का बातचीत अलग होता है। और स्कूल में एक छात्र और क्या बोलते हैं शिक्षक का बातचीत अलग होता है, एक दोस्त का अलग बातचीत होता है, समझे ना। एक प्रेमी और प्रेमिका का बातचीत अलग होता है। तो सभी का अलग अलग तरीका होते हैं। लेकिन आइए हम लोग मुख्य केंद्र बिंदु पर बात समझ, देखिए ध्यान से पढ़ना है, बात समझना। देखिए बातचीत, इसे तो सभी स्वीकार करेंगे कि अनेक प्रकार की शक्तियाँ जो वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य को दी है, उनमें वाक्य शक्ति भी एक है, बात समझ है ना। यदि मनुष्य की और इंद्रियां अपनी अपनी शक्तियों में अविकल रहती है और वाक्य शक्ति मनुष्य में न होती तो हम नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता,
बात समझ ना लेखक क्या कहना चाह रहे हैं बालकृष्ण भट्ट जी। सब लोग लुंज पुंज से हो मानो कोने में बैठा दिए गए होते। बात समझ ना, कोई किसी से बातें ना करे तो लगता है कि सब गूंगा बहरा है ये लोग है। बात समझ ना, देखिए समझ रहे ना। और जो कुछ सुख दुख का अनुभव हम अपनी दूसरी इंद्रियों के द्वारा करते हैं उसे अबाक होने के कारण आपस में एक दूसरे से कुछ न कह सुन सकते। बात समझ रहे ना, एक दूसरे की अपनी अपनी एक समस्याएं होती है, एक अनुभव होता है, उसको कैसे एक दूसरे तक पहुंचाया जाए यदि बातचीत ना हो तो। बात समझ रहे ना, एक सांकेतिक भाषा माध्यम भी होता है, भाषा होता है, लेकिन वे तो है, लेकिन फिर यहाँ पर भी मुझे ध्यान देने की हम लोग की आवश्यकता है। इस वाक शक्ति के अनेक फायदों में स्पीच, वक्तृता और बातचीत दोनों है, किंतु स्पीच से बातचीत का ढंग ही निराला है। बात समझ ना, स्पीच का अलग ही, बातचीत निराला है। बातचीत में वक्ता को नाज नखरा जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता है कि वह बड़े अंदाज से गिन गिन कर पांव रखता हुआ पुलपिट पर जा खड़ा हो और पुण्यावचन या नांदी पाठ की भांति घड़ियों तक साहबान, मजलिस, चेयरमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन की बहुत सी स्तुति करावे और तब किसी तरह वक्तृता का आरंभ करे। बात समझना, इसको खाली आप लोग ध्यान से सुनिएगा। बात समझना, कुछ इसमें देखने की आवश्यकता नहीं। एक बार इसको हम, इसका जो सारांश होगा एक बार आपको बता दिया जाएगा। बात समझना, लास्ट में रिवीजन के समय जहाँ कोई मर्म या नोक की चुटुली बात वक्ता महाशय के मुख से निकली की ताली ध्वनि से कमरा गूंज उठा, इसलिए वक्ता को खामखा ढूंढकर कोई ऐसा मौका अपनी वक्तृता में लाना ही पड़ता है जिससे करतल ध्वनि अवश्य हो। बात समझ लेना। तो स्पीच जो करते हैं, जो मतलब क्या बोलते हैं जो वहाँ पर एंकरिंग जो करते हैं, तो उनको थोड़ा सा साजबाज, थोड़ा सा शायरी उड़ी आता है, तो करतल ध्वनि गूंज पर गूंज होता है, तो लोग उसमें बोर भी नहीं होते हैं। बात समझ लेना। देखिए, वही हमारी साधारण बातचीत का कुछ ऐसा घरेलू ढंग है कि उसमें न तो करतल ध्वनि का कोई मौका है, न लोगों के कहकहे उड़ाने की कोई बात ही रहती है। हम दो आदमी प्रेम पूर्वक संलाप कर रहे हैं, कोई चुटुली बातें आ गई, हंस पड़े। मुस्कुराहट से होठों का केवल फड़क उठना ही इस हंसी की अंतिम सीमा है। स्पीच का उद्देश्य सुनने वाले के मन में जोश और उत्साह पैदा कर देना है। बात समझ ना, कि घर पर बात हम लोग करते हैं अभिभावक से, अपने बंधु बांधवों से, तो या हमारे मित्र से, तो एक अलग पैमाना होता है किस तरह की बात हम लोग करते हैं। तो कोई उसमें एक साधारण सी बातचीत होती है, उसमें कोई हंसने की और ना कोई करतल ध्वनि की आवाज़ आने की कोई संभावना ही नहीं रहती है। परंतु कभी कभी हमारे जो रिश्तेदार होते हैं, जिसको आप लोग मजाकिया कहते हैं, या हमारे मित्र बंधु होते हैं, तो उनसे हम लोग थोड़ी सी बात करते करते हंस भी लेते हैं। तो एक सीमा, उसमें भी एक सीमा होती है कि किस तरह की आप लोग वार्तालाप करेंगे। देखिए, घरेलू बातचीत मन रमाने का ढंग है। उसमें स्पीच की वह संजीदगी बेकदर हो धक्के खाती फिरती है। देखिए, अब आगे देखिए, जहां आदमी की अपनी जिंदगी मज़ेदार बनाने के लिए खाने पीने, चलने फिरने आदि की ज़रूरत है, वहां बातचीत की भी उसको अत्यंत आवश्यकता है। जो कुछ मयवाद या धुआं जमा रहता है, वह बातचीत के जरिए भाप बनकर बाहर निकल पड़ता है। बात समझना, हल्का हो जाता है। किसी से अब नाराज है, समझना, दो आदमी के बीच में, दो व्यक्ति के बीच में यदि परस्पर नाराजगी चल रही है, तो उनसे वार्तालाप हो जाती है, तो यकीन मानिए वो नाराजगी स्नेह में कब परिवर्तित हो जाती है आपको पता भी न चलेगा। बात समझना। चित्त हल्का और स्वच्छ हो परम आनंद में मग्न हो जाता है। बातचीत का भी एक खास तरह का मजा होता है।
जिनको बातचीत करने की लत पड़ जाती है वे इसके पीछे खाना पीना भी छोड़ बैठते हैं। बातचीत से मतलब लत क्या होता है, जब एक प्रेमी प्रेमिका हो गए या कोई मतलब साधारण लोगों का जब शादी वादी होती है तो उनका बातचीत करने का एक तरीका ही अलग हो जाता है, समझे ना। खाना पीना भी छोड़ बैठते हैं, वो तो फैशन से चल गई है, तो एक लत भी होता है। तो उसी के बारे में लेखक वहाँ पर भी ध्यान हम लोग को आकर्षित करना चाह रहे हैं। देखिएगा, अपना बड़ा खर्च कर देना उन्हें पसंद आता है। देखते हैं ना कि शादी विवाह जब लड़की का हो, लड़का का जब सेट उठ हो जाता है तो लड़की मतलब कोई खाना वाना बनाते रहती है। कभी क्या होता है कि दाल गिर गया, तो कभी क्या मतलब दूध मतलब उबला उसे फेंक दिया बाहर, तो इस तरह की मतलब ध्यान दूसरी तरफ बट जाता है। तो उस तरह की बातचीत में के दरमियान कई लोग देखते हैं कि आजकल तो डील्स भी करता है, बातचीत करते करते कहाँ के कहाँ चला गया, बात समझे ना। पर वे बातचीत का मजा नहीं खोना चाहते, बात समझे ना। बड़े बड़े लोग अपना खर्च करने को मतलब तैयार रहते हैं, परंतु बातचीत का मजा नहीं खोना चाहते। रॉबिन्सन क्रूसो का किस्सा बहुधा लोगों ने पढ़ा होगा, जिसे 16 वर्ष तक मनुष्य मुख देखने को भी नहीं मिला। कुत्ता, बिल्ली आदि जानवर के बीच में रह 16 वर्ष के उपरांत उसने फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी। यद्यपि उसने अपनी जंगली बोली में कहा था, पर उस समय रॉबिन्सन को ऐसा आनंद हुआ मानो उसने नए सिरे से फिर से आदमी का चोला पाया। बात समझ ना। इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य की वाक शक्ति में कहाँ तक लुभा लेने की ताकत है। जिनसे केवल पत्र व्यवहार है, कभी एक बार भी साक्षात्कार नहीं हुआ, उन्हें अपने प्रेमी से बातें करने की कितनी लालसा रही है। अपना आभ्यंतरिक भाव दूसरे पर प्रकट करना और उसका आशय आप ग्रहण कर लेना शब्दों के ही द्वारा हो सकता है। सच है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। बेन जॉनसन का यह कहना है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। बहुत ही उचित जान पड़ता है, समझे। तो अपना अपना बात कहते हैं लेखक, बात समझे ना। इस बातचीत की सीमा 2 से लेकर वहाँ तक रखी जा सकती है जहाँ तक उनकी जमात, मीटिंग या सभा न समझ ली जाए। एडिसन का मत है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है, जिसका तात्पर्य यह हुआ कि जब 2 आदमी होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं। बात समझ, दिल की आंसुओं में बह गए। जब अकेले लोग हो जाते हैं, उदासी उनमें आ जाती है तो कहते रहते हैं, तो एक दूसरे से बातचीत जब हो जाती है तो उनके मन हल्का हो जाता है, अपनी दिल की बात उनको कह देते हैं, दिल की बात जुबान पे लाते हैं। जब 3 हुए, 2 आदमी के बीच में बातचीत जब हो रही है, जब तीसरे आदमी जब आते हैं तो देखिए, जब 3 हुए तब वह दो की बात कोसों दूर गई। बात समझना। कहा भी है कि 6 कानों में परी बात खुल जाती है। दूसरे यह कि किसी तीसरे आदमी के आ जाते ही या तो वे दोनों अपनी बातचीत से निरस्त हो बैठेंगे या उसे निपट मूर्ख अज्ञानी समझ बनाने लगेंगे। बात समझे। 2 आदमी के कहा जाता है कि हम दोनों की लड़ाई हुई तो काहे तो वे ले है। बात समझे ना। देखिए, बिहार बोर्ड से हैं, थोड़ा सा अपनी क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग करते रहिएगा बोलते बोलते। बात समझना। जैसे भाई हम लोग क्या हैं, बिहारी हैं तो बिहार का ना आवे तो कची आवे। बात समझ लो। देखिए, अब यहाँ तक समझ गए ना कि क्या हाथ से मतलब लेखक कैसे बात किए कि घर पर अपने कैसे बात करते हैं। 2 आदमी के बीच में जब वार्तालाप होता है, बातचीत होता है तो कैसा उसका प्रभाव होता है, और उसी में जब तीसरा आदमी को परिवेश होता है तो देखिए उसका क्या असर होता है। देखिए, जैसे गर्म दूध और ठंडे पानी के 2 बर्तन पास साट के रखे जाए तो एक का असर दूसरे में पहुंच जाता है, अर्थात
दूध ठंडा हो जाता है और पानी गर्म। वैसे ही दो आदमी पास बैठे हो तो एक का गुप्त असर दूसरे पर पहुंच जाता है, चाहे एक दूसरे को देखे भी नहीं। तब बोलने को कौन कहे, एक के शरीर की विद्युत दूसरे में प्रवेश करने लगती है। जब पास बैठने का इतना असर होता है तब बातचीत में कितना अधिक असर होगा। बात समझ ना। दूध का जब देखिएगा कभी मतलब बच्चे उच्चे को पिलाने के लिए, तो बच्चा तो होता है भाई उसको क्या समझदारी है कि दूध ठंडा है या गर्म है, मांगने लगता है बच्चे को, तो पूरा जिद्दी होता है। बात समझ ना। तो उस परिस्थिति में देखिए क्या करती है हमारे गाँव की मतलब माँ बहन जो भी है महिलाएं, समझ ना, क्या करती है, गर्म दूध हो गई भाई तो बच्चे को तो उबाला हुआ दूध नहीं ना दीजिएगा, तो गर्म नहीं होता है तो उसका ठंडा बर्तन में जो रख देती है, उसके बाद उसका परिणाम क्या होता है कि दूध ठंडा हो जाता है और पानी गर्म हो जाता है। बात समझ ना। तो इसी की बात को कहा जा रहा है। बात समझ ना कितना असर होगा, इसे कौन न स्वीकार करेगा। बात समझ ना। अस्तु अब इस बात को तीन आदमियों के साथ देखना चाहिए। मानो एक त्रिकोण सा बन जाता है तीन आदमी के बीच में के। बात समझना, बात समझना। तीनों चित्त मानो तीन कोण हैं और तीनों की मनोवृत्ति के प्रसरण की धारा मानो उस त्रिकोण की तीन रेखाएं हैं। गुपचुप असर तो उन तीनों में परस्पर होता ही है। जो बातचीत तीन में की गई वह मानो अंगूठी में नग सी जड़ जाती है। बात समझना। उपरांत जब चार आदमी हुए तब बेतक कुल्फी को बिल्कुल स्थान नहीं रहता। खुल के बात ना होगी। जो कुछ बातचीत की जाएगी वह फॉर्मेलिटी, गौरव और संजीदगी के लक्ष्य में सनी हुई होगी। चार से अधिक की बातचीत तो केवल रामोबल कहलाएगी, उसे हम संलाप नहीं कह सकते। इस बातचीत के अनेक भेद हैं। जो बूढ़ी की बातचीत प्रायः जमाने की शिकायत पर हुआ करती है, वे बाबा आदम के समय की ऐसी दास्तान शुरू करते हैं जैसे 4 सच तो 10 झूठ। एक बार उनकी बातचीत का घोड़ा छूट जाना चाहिए, पहरों बीत जाने पर भी अंत ना होगा, ऐसी शिकायत करती है लोग। बात समझ ना। बूढ़ी लोग के बारे में बात किया जा रहा है। महिलाएं प्रायः अंग्रेजी राज्य प्रदेश और पुराने समय की रीति नीति का अनुमोदन और उस समय के सब भांति लायक नौजवानों की निंदा उनकी बातचीत का मुख्य प्रकरण होगा। पढ़े लिखे हुए के लिए तो शेक्सपियर, मिल्टन, मिल और स्पेंसर जीभ पर नाच करेंगे। बात नाचा करेंगे। तो देखिए जैसे जैसे लोग का संगत होता है उसी तरह के वार्तालाप भी करते हैं। बात समझ ना। शिक्षित लोग अपना शिक्षा के दृष्टिकोण से भी वार्तालाप करेंगे, और शिक्षित मतलब एक अपना, तो जिसका जो मतलब रुचि रहता है, जिस तरह की संगत, कहा भी जाता है संगत से गुण जाता है, संगत से गुण आता है। बात समझ ना। अपनी लियाकत के नशे में चूर हम चुनी तिगड़े नेस्त अखरपन की चर्चा छेड़ेंगे। दो हम सहेलियों की बातचीत का कुछ जायका ही निराला है। रस का समुद्र मानो उमड़ा चला आ रहा है। इसका पूरा स्वाद उन्हीं से पूछना चाहिए जिन्हें ऐसों की रस सनी बात सुनने को कभी भाग्य लड़ा है। बात समझना। तो इस तरह की बात आप लेखक कर रहे हैं बालकृष्ण भट्ट। दो बूढ़ियों की बातचीत का मुख्य प्रकरण बहू बेटी वाली हुई तो अपनी बहुओं या बेटों का गिला शिकवा होगा। बात समझ ना। तो बूढ़े लोग, जो बूढ़ी महिलाएं जो होती है, तो परस्पर देखिए, एक तो उनका देखिए ऐसा बात नहीं कि वो लोग शिकायत करते, एक एज के बाद सभी को लगता है कि भाई ये गलत है। धीरे धीरे आपका जो जीभ का जो होता है ना, सबका टेस्ट जाने लगता है, दांत काम नहीं करेंगे, थोड़ा सा
माइंड भी काम नहीं करता, बात समझ रहे ना, मस्तिष्क। तो ये लोग अपना शिकायत करने ही लगते, बात समझ। काल लड़ने लगेंगी, बात समझ ना। तो बातचीत का एक अलग ही मतलब पैमाना हो जाता है, बात समझ ना। गाँव में ऐसे भी देखिएगा, महिलाएं जो होती है निकलेगी तो उसे दूसरी महिला कहेगी भाई ये बैठा बैठा कन्या बैठा, या दूसरी तरह से उनका मतलब अभिवादन करती है। तो वे बोलेगी कि नहीं जा रहे हैं ना, काम है काम है, तो मतलब इतना कि नहीं ना समय है, काम है, बैठेगा। जब बैठेगी तो 10 मिनट कहेगी समय नहीं, या बैठेगी तो 1 घंटा 2 घंटा समय कर देगी, बात समझे ना। तो जहाँ वे बैठ गए तो समझे कि बैठ ही गई। लड़कों की बातचीत खिलाड़ी हुए तो अपनी अपनी तारीफ करने के बाद वे कोई सलाह गांठेंगे जिसने उनको अपनी शैतानी जाहिर करने का पूरा मौका मिले, बात समझ। जिससे, जिनसे नहीं, जिससे उनको अपनी शैतानी जाहिर करने का पूरा मौका मिले। स्कूल के लड़कों की बातचीत का उद्देश्य अपने उस्ताद की शिकायत या बात समझ ना, या तारीफ, या अपने सहपाठियों में किसी के गुण अवगुण का कथन होता है। पढ़ने में कोई लड़का तेज हुआ तो कभी अपने सामने दूसरे को कुछ ना गिनेंगे, सुस्त और बोधा हुआ तो दबी बिल्ली का स्कूल भर को अपना गुरु ही मानेगा, बात समझ रहे ना। अलग अलग पैमाना लेखक किस तरह की बात समझ कहाँ ले जाना चाह रहे हैं, आप लोग पढ़िएगा, इसको समझ लीजिएगा। ऐसे तो एक बार इसको सुन लीजिए तो उसका मैं समझता हूँ कि आपका पूरा हो जाएगा, परंतु फिर भी आपको मन में लालसा हो तो पढ़ सकते हैं। देखिए ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप समय है तो पढ़िए। इसके अलावा बातचीत की और बहुत सी किस्में हैं। राजकाज की बात, व्यापार संबंधित बातचीत, दो मित्रों में प्रेमालाप इत्यादि। हमारे देश में अशिक्षित लोगों में बतकही होती है। लड़की लड़के वाले की ओर से एक एक आदमी बिचवाई होकर दोनों में विवाह संबंध की कुछ बातचीत करते हैं, जिसको बिचवनिया कहते हैं, अगुआ कहते हैं बिहार में, समझे ना। तो दोनों तरफ से गाली गलौज पढ़ते हैं उनको। ये शादी में हम लोग के यहाँ एक परंपरा सी चल गई है बिहार की, मैं बातचीत कर रहा हूँ। उस दिन से बिरादरी वालों को जाहिर कर दिया जाता है कि अमुक की लड़की का अमुक के लड़के के साथ विवाह पक्का हो गया, बात समझ ना। और यह रस्म बड़े उत्सव के साथ की जाती है। चंडू खाने की बातचीत भी निराली होती है। निदान बात करने के अनेक प्रकार और ढंग है, बात समझ ना। किसी भी लड़का या लड़की का जब शादी होता है तो उससे पहले लड़की वाले या लड़का वाले, समझ ना, डायरेक्ट आपस में बातचीत नहीं करते हैं। उन दोनों में बातचीत कराने वाला एक होते हैं ब्रोकर, जिनको हम लोग अगुआ कहते हैं, बिचवनिया कहते हैं, या कह लीजिए दलाल कह लेते हैं, लेकिन उनको तो पैसा नहीं मिलता है, बात समझना। तो ये गांव का एक परंपरा है। तो अमूमन जो हमारे बिचमनिया जो होते हैं, जो अगुआ होते हैं, तो कोई रिश्तेदार ठहरते हैं या हमारे सगे संबंधित या हमारे मित्र ही ठहरते हैं, जो कि दो आदमी दोनों में वे जानते हैं और दोनों एक दूसरे को वो जानते हैं, बात समझ ना। और ऐसे रहते हैं वो लोग कि वो लड़की वालों को भी जानते हैं, लड़के वालों को भी जानते हैं, और दोनों को मिला देते हैं। उसके बाद तय हो जाती है कि अमुक की लड़का का शादी अमुक के लड़की के साथ हुआ है, अमुक की लड़की का शादी अमुक के लड़के के साथ पक्का हुआ है, समझ रहे ना। यूरोप, यूरोप होगा कि यूरोप लेगा, कुछ लिख दिया है। यूरोप या यूरोप पढ़िए ना। यूरोप के लोगों में बात करने का हुनर है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। यहाँ तक बढ़ा है कि स्पीच और लेख दोनों इसे नहीं पाते। इसकी पूर्ण शोभा काव्य कला प्रवीण विंधन मंडली में है। ऐसे चतुराई के प्रसंग छेड़े जाते हैं कि जिन्हें सुन कान को अत्यंत सुख मिलता है। सुहृद गोष्ठी इसी का नाम है। सुहृद गोष्ठी की बातचीत की यह तारीफ है कि बात करने वालों की लियाकत अथवा पंडिताई का अभिमान या
कपट कहीं एक बात में भी प्रकट ना हो। वर्ण क्रम में रसाभास पैदा करने वाले शब्दों को बरतते हुए चतुर सियाने अपनी बातचीत को सरस खाते हैं। वह रस हमारे आधुनिक शुष्क पंडित की बातचीत में, जिसे शास्त्रास्त्र कहते हैं, कभी आवेगा ही नहीं। मुर्ग और बटेर की लड़ाइयों की झपटा झपटी के समान उनकी नीरस काँव काँव में सरस संलाप की चर्चा ही चलाना व्यर्थ है। वर्ण कपट और एक दूसरे को अपने पांडित्य के प्रकार से बात में प्रशस्त करने का संघर्ष आदि रसाभास की सामग्री वहाँ बहुतायत के साथ आपको मिलेगी। बात समझ रहे ना? देखिए क्या कहा जा रहा है, यूरोप के लोगों में आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन की बातचीत किया जा रहा है, लेख और आप स्पीच के बारे में भी बात कर रहे हैं, भाषण। घंटे भर तक काँव काँव करते रहेंगे तो कुछ न होगा। बड़ी बड़ी कंपनी और कारखाने आदि बड़े से बड़े काम इसी तरह पहले 2-4 दिल्ली दोस्तों की बातचीत से शुरू किए गए, उपरांत बढ़ते बढ़ते यहाँ तक बढ़े कि हजारों मनुष्य की उनसे जीविका चलाने लगी और साल में लाखों की आमदनी होने लगी। 25 वर्ष के ऊपर वालों की बातचीत अवश्य ही कुछ न कुछ सारगर्भित होती होगी, अनुभव और दूरदर्शी से खाली न होगी। और 25 से नीचे की बातचीत में यद्यपि अनुभव, दूरदर्शिता और गौरव नहीं पाया जाता, पर इसमें एक प्रकार का ऐसा दिल बहलाव और ताजगी रहती है जिसकी मिठास उससे 10 गुनी चढ़ी बढ़ी है। बात समझ रहे ना? ये बातचीत करते हैं कि हाँ भाई अपना कंपनी के कारखाने में जो काम करते हैं तो किस तरह की वार्तालाप करते हैं। बात समझ रहे ना? यहाँ तक हमने बाहरी बातचीत का हाल लिखा है, जिसमें दूसरे फरीक के होने की बहुत आवश्यकता है। बिना किसी दूसरे मनुष्य के हुए जो किसी तरह संभव नहीं है और जो दो ही तरह पर हो सकता है, या तो कोई हमारे यहाँ कृपा करे या हम ही जाकर दूसरे को कृतार्थ करे। बात समझ रहे ना? पर यह सब तो दुनियादारी है जिसमें कभी कभी रसाभास होते देर नहीं लगती, क्योंकि जो महाशय अपने यहाँ पधारे उनकी पूरी दिलजोई न हो सकती तो शिष्टाचार में रोटी हुई। अगर हम ही उनके यहाँ गए तो पहले तो बिना बुलाए जाना ही अनादर का मूल्य है। बात समझ रहे हैं? लोग कहते हैं कि बिना बुलाए जाने का मतलब अनादर का ही होगा। एक कहावत भी है हम लोग के, जहाँ भाव ना वहाँ भोजन ना। बात समझ ना? और जाने पर अपने मन माफिक बर्ताव ना किया गया तो, बात समझ ना, गया तो मानो दूसरे प्रकार का नया घाव हुआ। बात समझ ना? किसी के घर आप बिन बुलाए गए, आपके अनुकूल हुए बर्ताव ना करे तो नया गांव यदि क्या बोलते हैं, नया घाव ही आपको मतलब पनपा। इसलिए सबसे उत्तम प्रकार बातचीत करने का हम यही समझते हैं कि हम वह शक्ति अपने में पैदा कर सके कि अपने आप बात कर लिया करे। बात समझना? कोई हमसे बात करे या ना करे, लेकिन हम अपने आप को हमेशा आनंदित प्रसन्नचित रहने का प्रयत्न करें। बात समझना? हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रतिक्षण नए नए रंग दिखाया करती है। वह प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ी भारी आईना है, जिसमें जैसी चाहो वैसी सूरत देख लेना कुछ दुर्घट बात नहीं होए। और जी एक ऐसा चमनिस्तान है जिसमें हर किस्म के बेल बूटे खिले हुए हैं। ऐसा चमनिस्तान की
सर में क्या कम दिल बहलाव है। मित्रों का प्रेमालाप कभी इसकी 16वीं कला तक भी न पहुंच सका। इसी सैर का नाम ध्यान या मनोयोग या चित्त को एकाग्र करना है, जिसका साधन एक दो दिन का काम नहीं, वर्षों के अभ्यास के उपरांत यदि हम थोड़ी भी अपनी मनोवृत्ति स्थिर कर अवाक हो अपने मन के साथ बातचीत कर सके तो मानो अहो भाग्य एक वाक्य शक्ति मात्र के दमन से न जाने कितने प्रकार का दमन हो गया। हमारी जिह्वा कतरनी के समान सदा स्वच्छ चला करती है। उसे यदि अपने काबू में कर लिया तो क्रोधाधिक बड़े बड़े अजय शत्रुओं को बिना प्रयास जीत अपने वश में कर डाला। इसलिए अवाक रह अपने बातचीत करने का यह साधन यावत साधनों का मूल है। शक्ति परम पूज्य मंदिर है, परमार्थ का एकमात्र सोपान है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। फिर भी आपको लगे कि ना यहाँ पर ऐसे ना ऐसा होना चाहिए तो आप लोग निस्संदेह मुझे सूचित कीजिएगा। बात समझ ना। तो एक बार इसका जो है ना कि थोड़ा शब्द निधि देखते हैं। शब्द निधि मतलब शब्दकोश, समझ ना, खजाना। एक बार देख लीजिए थोड़ा सा चलते चलते। देखिए, वाक्तीर्थता बोलने की कला, भाषण देने की कला, पुलपिट पायदान, पुण्यवाचन, धार्मिक कर्मकांड में मांगलिक श्लोक पढ़ना, नांदी पाठ, नाटक के प्रारंभ में मंगल पाठ, खामखा बेमतलब बरबस संलाप, हार्दिक बातचीत, संजीदगी गंभीरता, बेकदर सम्मानहीन, आभ्यंतरिक हार्दिक आंतरिक, निरस्त बंद कर देना, स्थगित कर देना, फॉर्मेलिटी औपचारिकता, लियाकत योग्यता, हम चुनी दिगरे नेस्त, हम ही सब कुछ है, दूसरा कुछ भी नहीं, एको द्वितीय ना अस्ति। बात समझना। बिचवाई, मध्यस्थता, चंडू खाने, अफीम खाने वाले लोगों की मंडली के लिए सुरक्षित स्थान, दिलजोई मन बहलाव, सार गर्भित जिसमें कुछ सार या तत्व हो, प्रपंचात्मक उलझा हुआ पहले नुमा, दुर्घट ऐसा कुछ जिसके घटित होने की आशा न हो, चमनिस्तान हरे भरे बागों का इलाका, कतरनी, कैंची, सोपान, सीढ़ी, बढ़तते हुए सावधानी। तो ये आपका प्रथम पाठ पूर्ण हुआ। आप लोग इसको देख लीजिएगा, समझना, लिखने का प्रयत्न कीजिएगा, समझना। एक बार ध्यान से यदि आप सुने होंगे तो आपको अवश्य समझ में आएगा। फिर अगले दिन हम लोग मिलते हैं। तब तक मुझे याद दीजिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।